बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। व्हाट आर दी एक्चुअली सेट्स। तो सेट्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो सेट क्या है कि सेट की ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर ए बी सी एट्सेट्रा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि ये इसमें कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड जो है बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसमें सेट में जो भी चीज़ हो वो हमें क्लियर जो है वो पता होनी चाहिए कि सेट में कौन कौन सी चीज़ें जो है मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक सेट जो है, एक सेट ए सेट हम लेते हैं। अब वो कहते हैं हम कि नॉटी बॉयज़ ऑफ द नॉटी बॉयज़ ऑफ द क्लास। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली द वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि नॉटी बॉयज़। अब कुछ जब लड़के हैं क्लास के, वो टीचर अब डिफरेंट मुख्तलिफ टीचर जो है क्लास का पीरियड लेते हैं। जब मुख्तलिफ टीचर पीरियड लेते हैं तो बाज़ बच्चे जो हैं वो हो सकता है एक जो टीचर है, ए टीचर है, एक बी टीचर है, एक सी टीचर है। तो बाज़ बच्चे एक जो पीरियड है उसमें से शरारतें ना करते हों, लेकिन वो बी के जो टीचर है उसके पीरियड में क्लास में शरारतें करते हों। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हों जो टीचर सी है, टीचर सी के जो पीरियड जब आता है तो उसमें जो क्लास बी जो टीचर बी की पीरियड में बच्चे शरारतें कर रहे थे, अब वो टीचर सी जो है उसके पीरियड में आराम से बैठ जाएं और अच्छी तरह से सबक याद करें। लेकिन कुछ और बच्चे जो हैं वो टीचर सी के पीरियड में शरारतें करना शुरू कर दें। तो अब इन इन टीचर सी की नज़र में कुछ और बच्चे शरारती होंगे, टीचर बी की नज़र में कोई और बच्चे शरारती होंगे, टीचर ए जो है इसी तरह इसकी नज़र में कोई और बच्चे शरारती होंगे। तो वो अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं किया गया कि वो कौन से बच्चे हैं जो कि क्लास में शरारती हैं। तो इसलिए इस तरह का जो सेट होता है दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा एक सेट जो है उसमें एक एलिमेंट दो दफ़ा रिपीट, ये सेट नहीं है। एक सेट हमारे पास ए सेट है तो इसमें अगर एक एलिमेंट दो दफ़ा आ रहा है, 1 2 फिर 2 आ जाता है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो दिस इज़ आल्सो नॉट अ सेट। तो ये भी एक सेट नहीं है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और इसे कैपिटल लेटर से हमेशा। बाज़ बच्चे जो हैं अभी भी 9th-10th में जब आ जाते हैं तो जब सेट लिखते हैं तो वो स्मॉल ए से लिखते हैं या स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करना चाहिए बल्कि इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर जो हम जर्नल बहुत अहम सेट्स हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं आपकी बुक में। तो सबसे पहले है एन से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको किस से ज़ाहिर किया जाता है? एन से। या ये कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये ख़त्म नहीं होते, इस तरह से ये आगे चलते जाते हैं। तो ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसे एन से ज़ाहिर किया जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर में नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो ऐड हो जाता है तो वही जो सेट है वो सेट कौन सा सेट बन जाता है? होल नंबर्स का सेट। और इसे किस से ज़ाहिर किया जाता है? डब्ल्यू से। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास प्लस माइनस ज़ीरो भी आ जाता है, प्लस माइनस 1 आ जाता है, प्लस माइनस 2। तो ये सारे जिसमें ज़ीरो भी आ जाए, प्लस वाले सारे आ जाएं, माइनस वाले सारे जो नंबर्स हैं वो आ जाएं, तो वो जो सेट है उस सेट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसे जी से ज़ाहिर किया जाता है। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
अब इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऐसे इंटीजर्स हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऑल इवन का मतलब है इसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे, +2 भी है और इसमें -2 भी है, इस पे +4 भी है और इसमें -4 भी है। +2 जो है ये भी 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे हो जाता है, +1 आंसर आता है। -2 को भी 2 से डिवाइड करें तो -1 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये 2 के जितने भी यहाँ पर मल्टीपल या 2 से डिविजिबल नंबर जो होते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर, जो 2 से पूरे पूरे तकसीम हो जाएं वो इवन नंबर होते हैं, और इनको ई से ज़हर किया जाता है। द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ऑल ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो ये इवन के उल्ट होते हैं। तो इवन में कौन से होते हैं? जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। लेकिन ऑड में कौन से होते हैं? जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। जब ऑल इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स की बात आ जाती है तो इसमें प्लस वाले भी आ जाते हैं और इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं। प्लस वाले ऐसे इंटीजर्स जो 2 पर तकसीम नहीं होते, और माइनस वाले भी ऐसे इंटीजर्स 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। तो उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो +1 +-1 +3 और -3 +5 और -5। तो इस तरह से ये जो सेट बनता है इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसे ऑड इंटीजर्स, और इसे ओ से ज़ाहिर किया जाता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बेसिकली हमारे वो नंबर होते हैं जिनके हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, और ये किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होते। दे आर नॉट डिविजिबल विद एनी अदर नंबर एक्सेप्ट बाय 1 एंड itself, except by 1 except by 1 and itself। तो यानी इनके दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इनके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक इनका फैक्टर 1 वो तो लाजमी होता है क्योंकि हर नंबर जो है वह 1 के साथ डिविजिबल होता है, और दूसरा वो इट सेल्फ होते हैं, इट सेल्फ यानी वो खुद अपने आप से तकसीम होते हैं, इसके अलावा और वो किसी से तकसीम नहीं होते। तो इस तरह से इनके जो फैक्टर बनते हैं वो बेसिकली 2 फैक्टर ही बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर 13 के फैक्टर देखें तो 13 के फैक्टर एक 1 आएगा, एक 13 आएगा। इसी तरह से 2 के फैक्टर देखें तो एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। 3 के फैक्टर देखें तो 1 है तो 3 है। इस तरह जितने भी ये नंबर होंगे ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये इनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि इनको क्यू से एक तो हाँ प्राइम नंबर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो ऐसे नंबर x सच दैट x कैन बी m over n where m and n belong to z, और z हमारे क्या है? इंटीजर्स। n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, n 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये समझाने के लिए बेसिकली तो रैशनल नंबर जब भी किसी नंबर को कोई फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो उसको जब हम फ्रैक्शन, एक नंबर ये भी दिए गए हैं तो ये सारे बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में ही हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से हैं? आप कहेंगे ये तो इनका तो कोई नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में नहीं लिखे हुए, तो ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ही लिखे हुए हैं। नॉमिनेटर इनका क्या है? नॉमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर हम अपने पास से 1 कर लेते हैं। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है।
तो ये सारे बेसिकली एक किस्म के फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। although the denominator is equal to 1, और 1 हम इनका डिनोमिनेटर ले सकते हैं। तो ये भी सारे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नंबर होते हैं जो कि हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। मसलन हम लिखते हैं 3/2 है हमारे पास, 4/5 है हमारे पास। तो ये सारे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम ये मैं बेसिकली रैशनल नंबर का यहाँ से ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इससे हमें इतना क्लियर नहीं होता कि ये क्या कौन से नंबर है। रैशनल नंबर जो है वो कौन से बेसिकली नंबर हैं, इस डेफिनेशन से हमें क्लियर नहीं होता। तो मैं ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है रैशनल नंबर का, वो बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि रैशनल नंबर जो हैं, तो ये फ्रैक्शन ऐसे नंबर जिनमें डिनोमिनेटर ना भी हो, उनका अगर हम डिनोमिनेटर 1 कर लें तो वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में एक तो बन जाते हैं। और बाज़ नंबर ऐसे होते हैं वो वैसे ही हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इनमें से जब फ्रैक्शन फॉर्म में जब नंबर होते हैं तो नॉमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आंसर आते हैं। अब चलें, मिसाल के तौर पर हम जब डिवाइड करते हैं, हमारे पास एक नंबर है, तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे यही है, चलो 3/2, 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 1 2 इज़ 2, 1 3.0, 2 5 आर 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। यानी पॉइंट के बाद इनमें बाज़ का तो पॉइंट आता है, बाज़ का नहीं भी आता पॉइंट। मिसाल के तौर पर ये 2/1 है, 2/1 है। तो इस तरह से ये 2 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाता है। तो ये किसका आंसर है? ये हमारे पास है 3/2 का। ये जो है 2/1 अगर करें तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। तो अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर जो है वो पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। मसलन ख़त्म नहीं होता, ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म नहीं होता लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 1.5, 5.5, 5.5 सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। बाज़ नंबर फ्रैक्शन में इस फॉर्म में होते हैं कि वो एक जो ग्रुप है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। मसलन बाज़ का तो इस तरह से आंसर आता है। फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर होते हैं, जब उनको डिवाइड करते हैं तो वो आंसर आ जाता है 1.321, फिर हमारा 321, 321। तो इस तरह से वो ख़त्म नहीं होता और वो चलता जाता है। और बाज़ का जो है वो नंबर हमारे पास इस तरह के होते हैं कि जब उनको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हर दफ़ा 3, 2, 6, 9, 1, 5, तो इस तरह का जो आंसर है वो हमारे पास आता है। तो इस तरह से बेटा वो नंबर जिनका आंसर या तो ख़त्म हो जाए, या अगर ख़त्म नहीं होता तो एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, या फिर एक ग्रुप जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो इस तरह के जो नंबर होंगे यहाँ तक, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में ये सारे नंबर जो हैं ये बेसिकली रैशनल नंबर में ही आते हैं, क्योंकि इनका आंसर जो है, इनका ओवर अगर हम 1 लें तो उस नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर इनका ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये बेसिकली रैशनल नंबर में ही आते हैं। और फिर ऐसे नंबर जिनका आंसर, मिसाल के तौर पर ये हम आम जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, पाई की वैल्यू जो होती है, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 14/22/7, 22/7। तो ये 22 को जब 7 से डिवाइड करें तो इसका जो आंसर है वो समवट लाइक इस तरह से आएगा। तो इस तरह का ऐसे नंबर जिनका आंसर इस तरह का आता है कि वो हर दफ़ा कोई ना कोई नया नंबर, या बाज़ का आता है एक नंबर 2 दफ़ा आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो जो नंबर हैं वो हर दफ़ा कोई ना कोई नया नंबर आ जाए, तो इस तरह का जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। तो ये तो कंसेप्ट था, पता चल गया। तो ये जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो ये थे हमारे जो रैशनल और फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मैंने आपको दे दिया कॉन्सेप्ट के बेसिकली इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। कि इरेशनल नंबर जो हैं ये वही नंबर होते हैं जिनको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में ये अमूमन हमारे पास होते हैं, और फ्रैक्शन फॉर्म में जब इनको हम डिवाइड करते हैं, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, तो इनका आंसर समवट लाइक दिस, इस तरह से आता है कि वो ख़त्म भी नहीं होता। और इसके बाद जो ये मुख्तलिफ हिंसे आते हैं, ये कोई पैटर्न में नहीं होते, हर दफ़ा को ना कोई मुख्तलिफ हिंसा ही आता है। अच्छा, तो इनको जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, इसको आर से ज़ाहिर किया जाता है। अब इसमें हमारे जो रैशनल और इरेशनल नंबर हैं इनको हम इकट्ठा करते हैं, इनका हम यूनियन, इनको इकट्ठा करते हैं। तो वो जो नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं नंबर, वो हमारे रियल नंबर बन जाते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर में रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। और फिर जो रैशनल नंबर होते हैं उनमें ये बाकी सारे जितने भी हमने पढ़े हैं, इंटीजर्स, इवन, ऑड, इसके अलावा अब ये नहीं कि एक सेट जो है नंबर जो है अब दूसरे वो उस तरह के नहीं हो सकते। तो अब देख लें कि अब ये ऊपर हमने पढ़ा है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, कि होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है और बाकी सारे उसमें नेचुरल नंबर, यानी ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर करें तो होल नंबर बन जाते हैं। इस तरह से जो होल नंबर हैं उनमें इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम आगे आगे चलते जाते हैं तो हमारा सबसे एंड पर जो नंबर बनते हैं वो हमारे होते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर और इन नंबर्स के बारे में आपने मज़ीद जो है वो अच्छी तरह से क्लास 9th में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो वहाँ पर फिर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर में भी आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हमारा उनसे फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, रिकग्नाइज ऑपरेशन और सेट। तो सेट्स पर जो ऑपरेशन होते हैं छोटी क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट, सेट का जो यूनियन है वो क्या होता है कि हमारे पास अगर दो सेट हों, एक सेट ए और एक सेट बी, तो रिटर्न एज, इनको जब हम इस तरह से लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की फॉर्म में, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर इधर इन ए आर इन बी आर इन। तो इसमें ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो ए में हों, जो बी में हों, या फिर दोनों में हों। तो यूनियन अब उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है, मिसाल के तौर पर ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4, बी सेट है 4 5 6 7। इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो इसे हम लिखेंगे ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी जब लिखेंगे तो ये ए यूनियन बी लिखने के लिए ये चीज़ें छोटी क्लासेस में बास का मैं थोड़ा जल्दी में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिर जब स्कूल की तरफ एक्सपेरिमेंटल या ग्राउंड रियलिटीज़ जल्दी में इसलिए करता हूँ कि ये 6 7 8 में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि यूनियन कैसे फाइंड करना, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना, डिफरेंस कैसे फाइंड करना, कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं बेटा, कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उन क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़ते नहीं और उनके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि यूनियन कैसे, वाकई 9th-10th में आ जाते हैं और उन्हें हकीकत में नहीं पता होता कि यूनियन कैसे फाइंड करना या इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना। हालांकि छोटी क्लासेस में ये बेसिक कंसेप्ट हैं और इनसे भी कहीं मुश्किल कंसेप्ट हैं जो छोटी क्लासेस में, वो तो चले छोड़े, लेकिन उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एक दफ़ा अच्छी तरह से कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता वो भी समझ जाएं। तो ये हमारे पास एक सेट है, ये बी सेट है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में जैसे हमने बाय डेफिनेशन अभी पढ़ा कि इसमें कौन से नंबर होंगे, ए के होंगे, बी के होंगे और या फिर इन दोनों के इकट्ठे होंगे। अब ए सेट में 1 2 3 4 है
और इसमें 4 5 6 7 है, और इसमें 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन 4 इसके भी एलिमेंट्स हमने लिखने हैं और इसके भी एलिमेंट्स लिखने हैं। अब जब इसके हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और साथ में 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A यूनियन B। अब इसके भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं तो वो हम 4 5 6 7, तो ये फिर ये हमारा सेट। अब इसमें 4 दो दफ़ा आ रहा है। अब ऊपर मैंने डेफिनेशन में बताया है कि एक सेट में एक एलिमेंट जो है वो दो दफ़ा नहीं हो सकता, रेपिटेशन नहीं हो सकती एलिमेंट की, अदरवाइज वो सेट नहीं रहता। इसलिए ये 4 को हम नहीं लिखेंगे, 4 को हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, तो इसलिए ये हमारा फिर बन जाएगा यूनियन। तो इसलिए ये यूनियन हमारा इसका यूनियन। अच्छा, अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के जो दोनों में कॉमन होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, अब इसे उल्टा यू के साथ लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और रेड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स। इस सब में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स जो है ये बिलोंग करता है ए से बी एंड इट आल्सो बिलोंग टू बी। ये ए से भी ए में भी मौजूद हो और बी में मौजूद हो, यानी कि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए के भी रुकन और बी के भी रुकन हो। जो ए के भी रुकन और बी के रुकन हो तो फिर डेफिनेटली वही एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अब एग्जांपल ये है, इसमें ए सेट हमें ये दिया गया है, बी सेट हमारे पास है ये है, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए अब क्या करना है कि इन दोनों में हमने कॉमन देखना है। तो इन दोनों में इधर भी सी मौजूद है और इधर भी सी मौजूद है, इधर डी मौजूद है, इधर भी डी मौजूद है, तो इसलिए इंटरसेक्शन जो है वो हमारा क्या आएगा, सी और डी, सी और डी, ये हमारा इंटरसेक्शन आएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस अब क्या करना है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो डिफरेंस जैसे हम वो माइनस ही करते हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंस हम फाइंड करते हैं कि 8 में से जो 4 है इसको हमने माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड करना है 8 और 4 का। तो हम 8 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, 4। तो ये हम डिफरेंस फाइंड किया है। इस तरह से दो सेट का जब हमने डिफरेंस फाइंड करना हो तो फिर उसमें से भी ए सेट में से, अगर ए सेट है तो ए में से बी को माइनस करना है तो ए डिफरेंस बी, या फिर हम कर सकते हैं बी माइनस ए। अब जिस तरह से ये 8 माइनस 4 है और इसका आंसर क्या है, 4 है, प्लस 4, और 4 माइनस 8 करें तो इसका आंसर -4 है। तो जिस तरह से इनको आगे पीछे करने से ये साइन जो आंसर है वो चेंज हो जाते हैं, इस तरह से ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इनके भी जो आंसर हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होंगे वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ए एंड टू सेट्स देन अब डिफरेंस को हम एक ये जो मनफी की अलामत है इससे भी ज़ाहिर करते हैं, और एक ये जो हमारा साइन है, यानी हम डिफरेंस ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, या फिर ए इस तरह की ए डिफरेंस बी, ये दो तरह से हम डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम। अब इफ ए इज डिफाइंड एज ए माइनस बी, तो ए डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए डिफरेंस बी में, ए डिफरेंस बी में ए के वो एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट है ए का, ए के वो एलिमेंट होंगे जो बी में मौजूद नहीं होंगे, जो बी के एलिमेंट नहीं होंगे, जो बी के एलिमेंट नहीं होंगे। पहले नीचे से हम एक एग्जांपल जो है वो समझ लेते हैं, फिर आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर एक ए सेट ये है हमारे पास, ठीक है, और बी सेट जो है ये हमारे पास है ये। अब इसमें से ए माइनस बी फाइंड करना है, तो पहले सेट हम इधर ए लिखा हुआ है तो इधर भी हम ए लिखेंगे, इधर बी लिखा हुआ है तो फिर इधर भी हम बी लिखेंगे।
अब बाज़ बच्चे जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं लिखते, राइट साइड पर उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत बात है। आप लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ लाजमी लिखें ताकि क्लियर हो कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर राइट साइड पर उसका सॉल्यूशन फाइंड करें। इधर अगर पहले ए सेट लिखा है तो इधर भी पहले ए सेट लिखिए और इसमें से डिफरेंस जो है वो फाइंड करें बी से। अब ए में से हमने बेसिकली किसको माइनस करना है, बी को। तो बी के जितने भी एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं उनको हम माइनस कर देंगे। मसलन ये 2 है, 2 इधर मौजूद है तो इसको यहाँ से माइनस कर दें। इसके बाद 4 है तो 4 को भी इधर से माइनस कर दे। 6 वैसे इधर नहीं है। 5 भी इधर मौजूद है तो 5 को भी इधर से माइनस कर दे। 6 और 8 ओ एस वैसे। अब हमारे पास फिर एक में कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं, 1 और 3। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और 3। इस तरह से हमारे पास अब बी माइनस ए करना है तो अब बी को पहले लिखना है, क्योंकि बी में से हमने किसका डिफरेंस फाइंड करना है, ए का। तो पहले बी को लिखें सेट को और फिर ए को लिखना है। ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है दैट कैन नॉट बी इक्वल। ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए बी माइनस ए का पहले बी को लिखें और फिर ए को लिखें। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं उनको माइनस कर दें। तो 1 तो इधर नहीं है, 2 इधर मौजूद है तो 2 को यहाँ से माइनस कर दें। इसके बाद 3 भी इधर नहीं है, 4 मौजूद है तो 4 को भी माइनस कर दें। इसके बाद 5 भी मौजूद है तो 5 को भी इधर से माइनस कर दे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक 6 और एक 8। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 6 और 8। देखिए ए माइनस बी का आंसर ये है, बी माइनस ए का आंसर ये। अब ये एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से समझ लें कि ए माइनस बी जब फाइंड करना है तो पहले ए को लिखना है फिर बी को लिखना है, और बी माइनस ए जब फाइंड करना है तो पहले बी को लिखना है फिर ए को लिखना है। और जो सेट दूसरे नंबर पर जो सेट होता है उसके जितने एलिमेंट पहले नंबर वाले सेट में मौजूद होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, और पहले सेट में जितने एलिमेंट बच जाते हैं वो हम लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर बाज़ बच्चे अब गलती क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर इधर सिर्फ ये 2, 4 और 5 ही होता और ये 1 और 3 ना होते तो फिर ये 2, 4 और 5 ए सेट हमारे पास क्या होता। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सेट हमारे पास अगर होता, ए माइनस बी हम कर रहे हैं, ए सेट हमारे पास होता 2, 4, 5, 2, 4 और 5। और बी सेट जो है ये हमारे पास मौजूद है 2, 4, 5, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 8। तो ये बी सेट मौजूद है। तो अब इसमें से इस सेट में से हमने इसके एलिमेंट माइनस करने हैं। तो इसका 2 देखिए इधर मौजूद है, इसको कैंसिल कर दिया। 4 इधर मौजूद है, इसको भी कैंसिल। 5 भी मौजूद है तो कैंसिल कर दिया। तो ए माइनस बी जो है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे कौन से एलिमेंट बचे हैं। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इधर अगर कोई भी ना बचे तो वो इस साइड के जो बच जाते हैं वो आंसर लिख देते हैं। ये वाले आंसर नहीं आपने लिखना। तो इसका जो आंसर है वो होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इधर हमारे पास किसी किस्म का कोई एलिमेंट नहीं बचा। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा कि किसी दो सेट्स हों तो उनका हम डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। जी बेटा, तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है वो क्या होता है। किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। अब यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए इसका एक सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए की सी। तो ये बात उन्होंने क्या लिखी है, इसमें ये लिखा है कि अगर हमारे पास एक सेट है, जैसे ये यू सेट दिया गया है, यू सेट है और एक हमारे पास ये ए सेट है। ए सेट जो है ये यू सेट का सबसेट। सबसेट अब कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है। तो सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। तो
ये जो सेट है अब इसके 2 4 6 8 तो 2 4 6 8 इसके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा ए जो है ये यू का सबसेट है और यू एक यूनिवर्सल सेट है। तो यू का ए जो है वो सबसेट है, तो इसको अब हम अगर कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से हमने क्या करना है, ए को डिफरेंस फाइंड करना है, यू और ए का डिफरेंस फाइंड करना है, यू में से ए को माइनस करना है। ये हम यू लिखेंगे और यहाँ पर हम ए लिखेंगे। तो यू में से अब जितने भी इसके ये एलिमेंट हैं ये इसके अंदर जो आ रहे हैं इनको हमने माइनस कर देना है। 2 यहाँ से माइनस कर देना है, इसके बाद 4 इधर आएगा उसको भी माइनस करना है, 6 आएगा उसको भी माइनस करना है, 8 आएगा उसका भी माइनस करना है और बाकी क्या बचेंगे 1 3 5 7 9 और 10। तो ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश के साथ या फिर ए के ऊपर छोटा सा हम सी लिख दें तो इसके साथ हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये थे हमारे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1, उसके स्टार्ट से ये बेसिक कंसेप्ट थे, ये समझने ज़रूरी थे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो सेट दिए गए हैं। एक सेट एक्स है हमारे पास, सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 और 9 और सेट वाई के एलिमेंट्स हैं 2 4 और 5 और 9। तो इसका वो कह रहे हैं कि एक्स यूनियन वाई फाइंड करें। फिर जो दूसरे नंबर पर वो क्या कह रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन जो वाई है वो फाइंड करें। फिर यू जो y यूनियन x फाइंड करें और फिर जो फोर्थ पार्ट है वो उसमें कह रहे हैं कि y इंटरसेक्शन x फाइंड करें। तो चले हम पार्ट 1 जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है कि इसमें हमने फाइंड करना है x यूनियन y, x यूनियन y। तो ये हम यहाँ पर सेट लिखते हैं x यूनियन y। तो एक्स सेट जो है वो हमारे पास है 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9। और इसके बाद यूनियन जो है इसका हमने लिखना है 2 4 5 9, 2 4 5 9। अब यहाँ से ये ज़हन में रखना है कि ये x पहले आ रहा है तो इधर भी x सेट हमने पहले लिखना है, इधर y सेट बाद में आ रहा है तो यहाँ पर भी y सेट हमने बाद में ही लिखना है। अब इन दोनों का यूनियन में क्या होता है कि इन दोनों के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो पहले हम इसके एलिमेंट्स लिखते हैं 1 4 7 9। अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट पहले आ चुका होगा वो बेटा आपने नहीं लिखना, क्योंकि इस तरह जो सेट है वो सेट नहीं रहता। तो 2 नहीं आया तो 2 को लिख लें, इसके बाद 4 पहले आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 को लिख लें, इसके बाद 9 भी पहले आ चुका है, तो बस इतना ही हमारा यूनियन होगा। अब इनको हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो x यूनियन y, तो पहले 1 को लिख लें, फिर 2 को लिख लें, इसके बाद 4 आ जाता है उसको लिख लें, इसके बाद 5 को लिख लें, इसके बाद 7 को लिख लें और इसके बाद है 9। तो ये हमारा आ जाएगा x यूनियन y। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है वो हम करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो x का y के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो x जो है वो उसको पहले x सेट को लिखे 1 4 7 9, 1 4 7 9 और इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, उल्टा u। और y है 2 4 5 9, 2 4 5 9, ये हमारे पास क्या है y। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे बेटा कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन में हमारे पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो कॉमन देखें तो यहाँ पर 1 इधर नहीं है, 4 इधर मौजूद है, इधर भी है और इधर भी है।
इसके बाद 7 इधर नहीं है और 9 इधर भी है और इधर भी, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 9। अच्छा, तो अब हम करते हैं जो हमारा y यूनियन x और y इंटरसेक्शन x। जी बेटा, तो अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें हमने y यूनियन x फाइंड करना है। तो आप पहले y को लिखें। अब पहले इधर हमने y बाद में था तो y को बाद में लिखा, अब y को हम पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 4 5 9। चले मैं थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। और यूनियन में जो ये x बाद में है तो x को बाद में लिखे 1 4 7 9। अच्छा, तो अब y यूनियन x, तो पहले इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले हम इसके सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 2 4 5 9। अब इसके हम एलिमेंट लिखते हैं तो इसमें जो पहले आ गए वो नहीं लिखने। 1 पहले नहीं आया, 1 को लिख लें। 4 पहले आ गया और 7 पहले नहीं आया, इसको लिख लेते हैं। 9 भी पहले आ गया है तो 9 को भी नहीं लिखना। अब इसके भी सारे एलिमेंट 1 4 7 9 वो भी इसमें मौजूद हैं। 2 4 5 9 वो भी इसमें मौजूद है यूनियन के अंदर, इसलिए ये दोनों का यूनियन होगा। अब हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं जैसे हमने पहले किया है। पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 और फिर 9। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा y यूनियन x का। तो अब हम फाइंड करते हैं हमारा जो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 में हमने क्या फाइंड करना है? y इंटरसेक्शन x। तो अब इधर लेफ़्ट साइड पे लाजमी देखा करें y पहले मौजूद है तो आपने पहले y लिखना है 2 4 5 9 और इंटरसेक्शन इसका x के साथ। अब x चूँकि इधर बाद में है, ये बाद में लिखे 1 4 7 9 1 4 7 9। तो अब इनमें के देखें कि इनमें कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो कॉमन है। तो कॉमन इनमें ये 2 इधर मौजूद नहीं है, 4 इधर है, 4 इधर भी है और इधर भी है, 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 9 इधर है और इधर भी है, इसलिए जो आंसर है वो आएगा 4 और 9। तो इस तरह से जो हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ एक्स, इसमें भी दो सेट दिए गए हैं, एक एक्स है हमारे पास और एक वाई है, लेकिन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं। एक्स जो है वो क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17, यानी 17 और 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एक्स होगा। अब वाई जो है वो वाई क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स देन फाइंड फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर हैं वाई। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है? एक्स यूनियन वाई, वाई यूनियन एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो पहले तो ये हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं कि एक्स सेट जो है वो हमारा क्या सेट है। एक्स जो है वो हमें क्या गिवन है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर हैं लेस आर इक्वल टू 17, तो इसमें 2 आ जाएगा, 2 इसके बाद 3 है। प्राइम नंबर अब ऊपर हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिन्हें आमतौर पर ये कहते हैं कि वो एक और अपने आप के अलावा किसी और के साथ तकसीम नहीं हो सकते। वो एक अपने आप के साथ होते हैं और एक 1 के साथ तकसीम होते हैं और किसी से नहीं होते। तो वो 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद 8 जो है
वो भी नहीं, 9 10, इसके बाद 11 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा, 14 जो है वो नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा और 17 भी आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 17। अगर लेस देन 17 कहते तो फिर हमने 17 को नहीं लिखना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि इक्वल टू 17। अच्छा, तो वाई सेट जो है, वाई में वो क्या कह रहे हैं कि वाई में कौन कौन से नंबर हैं? फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, इनको हमने तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक ये आ जाएंगे? 12 तक, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अब हम करते हैं हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है कि x यूनियन y हमने फाइंड करना है, x यूनियन y। तो x यूनियन y फाइंड करना है, तो x और इधर लिखे यूनियन और साथ लिखे y। तो पहले x सेट को लिखें, x सेट में हमारे पास 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 और 17। इसके बाद यूनियन जो है वो वाई सेट को लिखें, वाई सेट जो है वो 1 से 12 तक है, 1 2 3 सो ऑन 12 तक है ये। तब x यूनियन y, अब इसमें भी सारे ये भी आएंगे और ये भी सारे एलिमेंट्स। तो पहले चले हम ये लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17। और इसके बाद ये लिखते हैं, लेकिन जो पहले आ गए उनको नहीं हमने लिखना। 1 जो है पहले नहीं आया, उसको हम लिख लेते हैं, 2 भी आ गया, 3 4 नहीं आया, उसको हम लिख लेते हैं, 5 पहले आ गया है, 6 नहीं आया, इसको हम लिख लेते हैं। और इसके बाद 6 के बाद 7 पहले आ गया, इसको नहीं लिखना हमने। 8 जो है यहाँ पर 8 आएगा, 8 पहले नहीं आया तो 8 को हम लिख लेते हैं। इसके बाद 9 पहले नहीं आया तो 9 को लिख लेते हैं। इसके बाद जो 10 है वो भी नहीं पहले आया, क्योंकि वो प्राइम नंबर में नहीं है, तो उसको भी लिख लेते हैं। 11 पहले आ चुका है, वो हमने नहीं लिखना। और 12 जो है वो पहले नहीं आया, इसको हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये इस सेट में दोनों जो हैं इनके सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अच्छा, तो अब हम फाइंड करते हैं इनको थोड़ा तरतीब से। आंसर तो हमारा तकरीबन आ गया है, इसको अगर तरतीब से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले 1 से लेकर 12 तक तो सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। वाई सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 और ये कहाँ तक आएंगे? 12। और 12 के बाद हमारा जो 17 तक है वो आएंगे प्राइम नंबर 12। इसके बाद 13 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा और आगे आ जाएगा 17। इस तरह से ये हमारा होगा x यूनियन y। जी बेटा, तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमने y यूनियन x फाइंड करना है। वही तरीका है, लेकिन सिर्फ ये है कि y सेट को हमने पहले लिखना है और x सेट को हमने बाद में लिखना है। y यूनियन x, y हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 12 तक है, 1 2 3 4 और इस तरह से सो ऑन 12 तक है y। और इसके बाद यूनियन जो है वो हमने लिखना है x के साथ। तो x ये हमारे पास है, 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 7 है और इसके बाद 11, इसके बाद 13 और इसके बाद 17। तो अब इसमें पहले ये सारे लिखते हैं, तो ये सारे आ जाएंगे 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये y के आ गया, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये y के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमने x के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन वो एलिमेंट जो पहले आ चुके हैं उनको हमने नहीं लिखना। 2 भी आ गया, 3 भी पहले आ गया है, 2 3 5 7 11 यहाँ तक आ गए हैं।
और एक जो है ये 13 और 17, ये हमारे बाकी बचते हैं। अब इनकी तरतीब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक असेंडिंग आर्डर में है। पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनको अब तरतीब लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमने क्या फाइंड करना है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो पहले एक्स सेट को लिखें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये हमारा एक्स सेट है और इसका इंटरसेक्शन है वाई के साथ। वाई हमारा क्या है? 1 से लेकर 12 तक। 1, 2, 3, 4 सो ऑन 12। तो अब आप में को पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं दोनों में कॉमन हो। तो पहले तो 2 देखें, तो 2 इधर भी है, इधर भी है, तो 2 को लिख लें। इसके बाद 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 3 को भी लिख लें। इसके बाद 5 है, तो 5 इधर भी है, इधर भी है, 5 भी आ जाएगा। इसके बाद 7 इधर भी है, इधर भी आएगा क्योंकि ये 12 तक सारे हैं, तो 7 इधर आएगा, 11 भी आएगा, बाकी 13 और 17 क्योंकि इधर मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली ये कॉमन नहीं हो सकते। तो ये हमारा होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए मैं इधर ही फोर्थ पार्ट भी इसका कर देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया जा रहा है कि फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं कि मालूम करें वाई इंटरसेक्शन एक्स। वाई इंटरसेक्शन एक्स। अब इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, सिर्फ ये है कि आपने अब एक्स जो है इसको पहले लिखना है और वाई को बाद में लिखना है। एक्स को पहले लिखें तो एक्स में है हमारे पास 1, 2, 3, इस तरह कहाँ तक का? ये 12 तक का सारे। और इसके बाद जो इंटरसेक्शन है, सॉरी, वाई पहले लिखना है और एक्स को बाद में लिखना है। अब एक्स में हमारे पास है 2, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो इनमें से कॉमन देखें तो कॉमन वही होंगे, 2 कॉमन होगा, इसके बाद 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 5 है तो वो कॉमन आ जाएगा, 7 है वो कॉमन है दोनों में, 11 है तो वो भी कॉमन है। इस तरह से ये फोर्थ पार्ट जो है इसका आंसर हमारे पास है, ये आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट है एक्स सेट, वो हमारा एम्प्टी सेट है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई एलिमेंट नहीं है। वाई सेट में हमारे पास इंटीजर्स हैं। जी हमने ऊपर अभी मैंने आपको बताया था कि वो किसके लिए होता है? जो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे पास? इंटीजर्स में आपको पता 0 भी आता है, प्लस माइनस के सारे नंबर आते हैं, लेकिन जी पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स सारे आएंगे। तीसरा सेट है हमारे पास टी सेट है, और टी सेट में हमारे पास ऑड नंबर आएंगे, लेकिन कौन से ऑड नंबर आएंगे? जो पॉजिटिव ऑड नंबर होंगे। तो ये हमने लिखने हैं। अब इनको हम, और ये वाले जो हमारी ऑप्शन हैं, ये पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने फाइंड करने हैं। मुश्किल नहीं है। अब हम इन सेट्स की शक्ल में भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे ये सेट अगर लिख भी लें तो फिर भी हम इनको सॉल्व कर लें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी हम कर लें तो फिर भी ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अब दोनों सूरतों में पहला पार्ट जो है वो करता हूँ। तो पहले पार्ट में हमारे पास है जो पार्ट 1 है, पार्ट वन में हमें क्या दिया गया है कि हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई अगर हमने फाइंड करना है तो एक्स यूनियन वाई, एक्स जो है वो हमारा क्या है? एम्प्टी सेट। एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। एक्स हमारा एम्प्टी सेट है और इसका हमने यूनियन फाइंड करना है वाई के साथ। वाई का कौन सा सेट है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये एम्प्टी सेट है। इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ये भी सारे। अब इसमें तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं,
तो इस पर फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसलिए ये जो z है ये जो है ये सारे एलिमेंट यानी पॉजिटिव इंटीजर जो है वही आंसर आ जाएगा x यूनियन y का। तो दूसरा मैंने बताया कि आप ये भी जो जिस तरह बाकायदा ये सेट हैं, सेट लिख कर फिर इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है, y सेट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारे हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से आएंगे, इंटीजर्स में जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 +, -1 +, -2 +, -3। अब इसमें अगर 0 देखें वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, इसलिए वो तो इसमें नहीं आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आपने लिखने हैं। तो फिर आगे +, -1 +, -2 में से कौन से आएंगे, जो प्लस वाले हैं। तो ये बेसिकली वो जो नेचुरल नंबर हैं वही हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे जो हैं ये हमारा होगा z+ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब तीसरा सेट है हमारा टी सेट। तो टी सेट में ओ हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को। तो ऑड नंबर जो हैं वो कौन से नंबर होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड और इवन। इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर वो नंबर हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इसमें हमने कौन से ऑड नंबर लेने हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो इसमें हमारे पास 1 आएगा, 3 5 7 9, ये सारे हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर। अब इनकी जगह पर आप ये मुकम्मल सेट लिख लें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ आप इस तरह से सॉल्व कर लें तो भी ठीक है। अब मैं तो इस तरह से ही करूँगा, बाकी आप जिस तरह आप टीचर का आपके कहते हैं मज़ीद उनसे भी कंसल्ट कर लें। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं कि आप फाइंड करें x यूनियन t, x यूनियन t। तो x यूनियन t, x हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, और इसका यूनियन फाइंड करना हमने t के साथ। t हमारे पास क्या है कि वो पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब इनके सारे एलिमेंट्स यूनियन में क्या होता है कि इस भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अब ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें इसका फिर कौन सा एलिमेंट आएगा, कोई भी नहीं आएगा। इसलिए ये जो इसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाला जो पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका यूनियन आएगा ओ पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद हम इसकी सेकंड और इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं, हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं कि थर्ड पार्ट में y यूनियन t, y यूनियन t ये हमने फाइंड करना है। तो इधर हम लिखते हैं y यूनियन t। अब y सेट हमारा क्या है कि y सेट है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यूनियन, यूनियन इसका हमने किसके साथ करना है, जो ऑड नंबर हैं पॉजिटिव वो आएंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें कि ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो ये जितने भी पॉजिटिव ये भी हमने लिखने हैं और ये भी लिखने हैं। जब हम ये लिख लेंगे, y के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे और t के जब एलिमेंट्स हम लिखने शुरू करेंगे तो वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, y के अंदर वो मौजूद हैं सारे। तो इसलिए इनको दोबारा से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 हमें क्या दिया गया है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो ये हमने फाइंड करना है पार्ट 4 में। तो x इंटरसेक्शन y, x जो है वो हमारे पास क्या सेट है, x है हमारे पास एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट।
और इसका इंटरसेक्शन y के साथ, y सेट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर इसका कौन सा हम कॉमन आएंगे, कॉमन तो इनमें कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेट है ये वैसे ही एम्प्टी सेट है। तो इसलिए जो कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में, इसलिए इस सेट का जो आंसर होगा वो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है एम्प्टी सेट। जी बेटा, तो अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन t। तो x इंटरसेक्शन t हम फाइंड करते हैं। x हमारा क्या है, x है हमारा x इंटरसेक्शन t। x हमारे पास है एम्प्टी सेट और इसका इंटरसेक्शन t में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, जो पॉजिटिव ऑड नंबर हैं वो हैं। अब इन जो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब देखें हमारे पास ये x है और इसके बाद ये हमारे पास t है, तो इन दोनों में कौन से कॉमन है, इनमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही कोई मौजूद नहीं, इसलिए इनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। तो अब हम करते हैं पार्ट, जो लास्ट पार्ट है पार्ट 6, पार्ट है हमारा 6। पार्ट 6 में क्या है, y इंटरसेक्शन t, y इंटरसेक्शन t। तो y इंटरसेक्शन t, y इधर हम लिखेंगे और आगे इंटरसेक्शन और t। अब y में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और इसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना t के साथ। तो t में हमारे पास कौन से हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो अब इनमें देखें तो ये इसमें 1 कॉमन आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो इस तरह से जितने भी जो हमारे t के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे और ये हमारा सारा आंसर होगा। इसलिए जो इनका आंसर होगा वो होगा हमारे पॉजिटिव ऑड नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3।